आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, षष्ठम विधानसभा के सत्र का शुरुआत हो गया है। विधायकों ने शपथ ले ली है, यानी हमारे जो माननीय जीत कर आए हैं 81 माननीय, उसमें से 80 माननीयों ने आज शपथ ले लिया। एक जो प्रोटेम स्पीकर थे जो शपथ दिला रहे थे, स्टीफन मरांडी, उनका शपथ बचा हुआ है। लेकिन सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं मिला झारखंड विधानसभा को। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा विधायक आए हैं जीत के, 34 विधायक जीत के आए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, लेकिन वो सत्ताधारी दल में है। तो ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार लोकतंत्र के इस मंदिर में जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी करने में पीछे क्यों हट रही है। आखिर क्यों नहीं अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम चुना गया है। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो स्थिति देखने को मिली, विधायक जीत कर आए हैं, शीश नवाकर विधायकों ने विधानसभा में प्रवेश किया है और उसके बाद सभी विधायकों ने शपथ ली है, जनता के हित में काम करने की शपथ ली है, सोना झारखंड बनाने की शपथ ली है। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन कितनी हिस्सेदारी सोना झारखंड बनाने में कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर टाइगर जयराम महतो जो JLKM के एकमात्र विधायक हैं, वो नंगे पांव क्यों विधानसभा पहुंचे, और ये भी आज विधानसभा परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। बहरहाल जो शपथ समारोह हुआ, जो शपथ ग्रहण दिलाया गया विधायकों को, उसमें 24 विधायकों ने स्थानीय भाषाओं में शपथ ली, जिसमें खोरठा, कुड़माली, संथाली, हो, इस तरह की जो स्थानीय भाषाएं हैं इसमें शपथ ली विधायकों ने। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई गई, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर को, फिर दीपक बिरुवा को, फिर चमरा लिंडा को, और उसके बाद RJD के कोटे से मंत्री बने संजय प्रसाद यादव को शपथ दिलाई गई। मंत्रियों के शपथ के बाद न क्रमवार ढंग से 1 से लेकर 81 तक के विधायकों को शपथ दिलाई गई। उसमें सिर्फ जो एक सीट जो था महेशपुर का, उसको रोका गया, बाकी सभी सीटों पर विधायकों को शपथ दिला दी गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं, जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र के मंदिर में नेता तो हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा में 2019 के जो पंचम विधानसभा थे, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष के नाम को आगे बढ़ाया गया था जब शपथ ग्रहण समारोह वगैरह समाप्त हो गया था और बजट सत्र आने वाला था तब। और उस समय झारखंड विकास मोर्चा के साथ, पूरी पार्टी के साथ बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी का नाम आगे किया था नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। लेकिन दल बदल मामले में वो मामला चलता रहा स्पीकर के न्यायाधिकरण में। बाबूलाल मरांडी को दल बदल मामले में जो है सो लगातार उनको झारखंड विकास मोर्चा के विधायक के रूप में ही रखा गया। उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं, पिछले जो 5 साल के कार्यकाल हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में विधानसभा से मान्यता नहीं मिल पाई। लिहाजा अंतिम समय में जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल रही है, तो उन्होंने अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाया था। लेकिन सवाल इस बार उससे इतर है, इस बार तो वो भी मामला नहीं है, और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में अब तक नेता का चयन नहीं हो पाया है। आखिर वजह क्या है इसका? और सवाल और भी जब खड़े होते हैं जब सोशल मीडिया पर कई भाजपा के समर्थित लोग भाजपा के इस कृत्य को लेकर के लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मैंने देखा, अयोध्या नाथ मिश्र हैं, सेवानिवृत्त विधानसभा के पदाधिकारी हैं, पूर्व राज्यपाल के वो साथ वो रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में, संसदीय सलाहकार के रूप में अर्जुन मुंडा जी के साथ काम कर चुके हैं। और जब मैं उनका फेसबुक वॉल देख रहा था, फेसबुक पर उनकी टिप्पणी को मैं देख रहा था इसको लेकर के, तो दोस्तों आपको भी जान करके आश्चर्य होगा कि जब वैसे संजीदा लोग जो जिनको कि झारखंड में जो है कह सकते हैं कि
संसदीय परंपरा के लिए जो है सो एक हस्ताक्षर के रूप में देखा जाता है, जानकार के रूप में। तो इसके बाद उन्होंने जो लिखा है, ये 7 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया है, लिखा है कि सस्तम विधानसभा का सत्रारंभ पर नेता प्रतिपक्ष नहीं, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा संसदीय मर्यादाओं के निर्वहन में उदासीनता क्यों। अब आप समझ सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के संसदीय सलाहकार रहे व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की है। संसदीय मामले के जानकार हैं, कई पुस्तक भी इन्होंने लिखी हैं, पुस्तकों का इन्होंने कई संसदीय व्यवस्था से जुड़े हुए चीज़ों को उन्होंने देखा है। और ऐसे में अगर ऐसे व्यक्तित्व का, इस तरह के लोगों का अगर की बातें अगर सामने आती है और उस पर अगर आप कमेंट्स को पढ़ेंगे, एक अनूप कुमार सुल्तानिया है, वो लिखते हैं मुसीबत है कौन बनेगा करोड़पति। और उसके बाद जो है सो लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा में पार्टी की इतनी भयंकर हार ने झारखंड भाजपा का संचालन कर रहे नेताओं को जड़ से हिला दिया है। उन्हें आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा है। शायद अनिर्णय की स्थिति का मूल कारण यही है। वहीं एक शेखर अग्रवाल हैं, आप जान सकते हैं शेखर अग्रवाल जो हैं सो वो धनबाद के पूर्व मेयर रह चुके हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की है इस पर, चले थे कुछ एक और करने पर अब समझ काम नहीं कर रही है। यदि आप समझ सकते हैं किस किस तरह की टिप्पणी अपने ही लोगों के द्वारा की गई है। जनार्दन पांडे वो लिखते हैं, विगत सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष का पर ग्रहण लगा था, फिर सर मुराते ही ओले पड़े। प्रमोद पांडे लिखते हैं कि हर चीज में लेट लतीफी की वजह से पार्टी का यह हाल हुआ है। बजरंगी सिंह लिखते हैं, जस करनी तस भरनी, भाजपा का पतन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया गया और पूरी की पूरी भाजपा जेवीएम से आए लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई। उसके बाद एक रामानुज पांडे लिखते हैं, राम गोपाल डालमिया लिखते हैं, जेवीएम और कांग्रेस को राज्य में युवा नेतृत्व मिल गया, बीजेपी नहीं, बीजेपी वही बाबूलाल, वही रविंदर राय, वही दीपक प्रकाश को ढो रही है। राम गोपाल डालमिया फिर लिखते हैं, अनेकों लोग हैं झारखंड भाजपा में इस महती जिम्मेदारी जवाबदेही को उठाने के लिए, जहां इतनी बड़ी पार्टी का बोझ उठाए हुए थे तो इतना छोटा सा भार भी उठा लेंगे। वहीं राघवेंद्र सिंह लिखते हैं, नेता प्रतिपक्ष का अभाव आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। उस राजनीतिक दल में जो कभी भारत को विश्वगुरु बनाने चला था, यह सुना था कि राजनीति प्रतिस्पर्धा का नाम है, बाहर भी और भीतर भी, लेकिन झारखंड में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि दमन कार्य हुआ और युवा बुरी तरीके से कुचले गए। उनके स्थान पर मूर्खों, व्यवसायियों, अधमों और लंगूटी के ढीले लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। अब आत्मविश्वास विहीन अर्धद्वंद में खींचते, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते और अकेले स्पॉन्सर से नजर बचाते कुछ व्यापारी जो खुद को नेता कहते हैं, आखिर कैसे संभल जुटाएं। मनीष वैद्या लिखते हैं, हो सकता है कोई दूसरा राज्य का नेता को विपक्ष के नेता बनाने का विचार चल रहा हो। मुझे तो लेट लतीफी का यही कारण समझ में आ रहा है। शायद हिमंता या शिवराज, चूंकि यहाँ के स्थानीय नेताओं में हेमंत सरकार से टक्कर लेने के लिए कलेजा चाहिए, जो है नहीं यहाँ के नेताओं में। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरह की टिप्पणी आती है, उस टिप्पणी के बाद आप सोच सकते हैं कि जब पूछा जाता था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे पास नेताओं की फौज है। विधायक दल की बैठक होती है, विधानसभा सत्र से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक होती है, प्रभारी रहते हैं, संगठन मंत्री रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाता है। आखिर वजह क्या है इसका? आखिर क्यों भाजपा जो है सो विधायक दल के नेता के चयन में लेट लतीफी कर रही है? और उसके बाद जब भाजपा से जुड़े लोगों की इस तरह की टिप्पणियां आनी शुरू होती है तो सवाल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, हेमंत सोरेन, जैसे ही 56 सीटें इंडिया गठबंधन को आती है, हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया जाता है और हेमंत सोरेन जाकर के ओथ ले लेते हैं 28 तारीख को। अकेले सीएम हेमंत सोरेन ओथ लेते हैं, तब भी मनमानी नहीं होती है। मंत्रिमंडल के विस्तार में हेमंत सोरेन की ही चलती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के मंत्री हो या फिर आरजेडी के मंत्री हो। यह भी उन्होंने करके दिखाया, फिर भी मनमानी नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्थिति देख लीजिए आप, कि भारतीय जनता पार्टी में अब एक नेता चुनने के लिए जो है सो उनके पास नेता चुनने की हिम्मत जुटानी पड़ रही है, किसको नेता चुना जाए। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में हो गई है। आखिर जिम्मेवार कौन इसका है? सवाल ये उठते हैं।
सवाल और भी बड़े हो जाते हैं जब आजसू पार्टी यह कहती है कि एनडीए में समन्वय स्थापित नहीं हुआ था चुनाव के समय में। आप जरा सोचिए, आजसू पार्टी जो पिछले चुनाव में भाजपा के साथ नहीं थी, अलग चुनाव लड़ी थी और भाजपा को उस समय ज्यादा सीटें आई थी, और इस बार जब गठबंधन में 7वें चुनाव लड़े, अपनी लुटिया तो पूरी तरह से आजसू पार्टी ने डुबोली और भाजपा की भी लुटिया को डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और तब आजसू पार्टी यह कहती है कि आखिर एनडीए में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, इसलिए चुनाव परिणाम ऐसा आया। और वो कोई दूसरा नेता नहीं कहता, सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है वो कहते हैं। लेकिन सुदेश बाबू को यह भी बताना चाहिए कि जिन जिन सीटों को के लिए उन्होंने वीटो लगाया था, उन सीटों पर उन्होंने क्या किया। चाहे वो सिल्ली का सीट हो, ईचागढ़ का सीट हो, रामगढ़ का सीट हो, गोमिया का सीट हो, डुमरी का सीट हो, इन सीटों पर उन्होंने वीटो लगाया था। वीटो तो लगाया था बड़कागांव की सीट पर भी, लेकिन सद्बुद्धि आई भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने रोशनलाल चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर वहां चुनाव लड़वाया। अन्यथा वो सीट भी, जो स्थिति आजसू पार्टी की बनी, वो सीट भी एनडीए के हाथ से चली गई रहती। और इस बीच में जिस तरह से कैंची जयराम की चली है, उस कैंची ने अब तक जो है सो एनडीए को, चाहे वो आजसू पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को अब तक स्थिर नहीं होने दिया, मानसिक तौर पर जो है सो उनका असंतुलित करके रखे हुए है। चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम आने के बाद जाहिर है कि जो चुनाव हारते हैं वो लोकतंत्र में ऐसा होता है, हम स्वीकार करते हैं, जनता की आवाज को स्वीकार करते हैं, ये बातें आती है। लेकिन जब विश्लेषण होता है तो विश्लेषण में ये बातें आनी चाहिए कि हार की वजह क्या हुई थी। वजह नहीं बताया जाता, वजह पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है कि हमारे पास तो इतने लाख वोट आए, हम वोट के मामले में आज भी जेएमएम से आगे हैं, हम वोट के मामले में आज भी कांग्रेस से आगे हैं। तो आप गठबंधन में अगर आप अकेले जोड़ते हैं तो गठबंधन में आप जोड़ के देखिए आप कितने आगे हैं। वोट के मामले में तो जयराम महतो ने भी 10,90,000 वोट लाया, 1 सीटें मिली। सिंगल पार्टी अकेले चुनाव लड़के 10,90,000 वोट लाना मामूली बात नहीं होता है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है संगठन में जो है सो अब फिर से सदस्यता अभियान चला है, सदस्यता पर्व शुरू किए हुए भारतीय जनता पार्टी, जो दम भरती थी झारखंड में, उसके 25 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और उस पार्टी का यह हाल है पिछले 2 चुनावों से। एक से एक बड़े धुरंधर आकर के चुनाव प्रचार करते हैं, तब यह हालत है। एक तरफ वहीं हेमंत कल्पना की जोड़ी काम करती है और एक अकेला लड़का जयराम महतो जिस तरह से नाको चने चबवा देता है, यह बताता है कि जनता के बीच जा करके ही जनता का जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, जिसकी कमी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिली। प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके, प्रदेश मुख्यालय से डिक्टेटरशिप चला करके अगर चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि वो झारखंड के आम मानुष तक पहुंच पाए, तो शायद उनको सीखना चाहिए हेमंत सोरेन से, सीखना चाहिए कल्पना सोरेन से, और सीखना चाहिए आज के जयराम महतो से कि कैसे जनता के बीच जाया जाता है, जनता की आवाज कैसे बनी जाती है। आप भी गोगो दीदी योजना लेके चले थे, आप भी गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कर रहे थे, घर बनाने के लिए फ्री में बालू देने की बात कर रहे थे, बावजूद इसके कुछ नहीं चला। आखिर ये अविश्वसनीयता जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्यों गड़ गई है? इसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है? और वही स्थिति बन रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ऐलान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जबकि विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। अमूमन देखा जाता है कि सत्र शुरू होता है तो नेता का चयन कर लिया जाता है, लेकिन एक नई परंपरा पिछले 2 टर्म से देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर में। पिछले चुनाव के बाद 2019 में यह भले ही समझ में आया था कि भारतीय जनता पार्टी की बातें हो चुकी है झारखंड विकास मोर्चा के विलय की, इसलिए रोक के रखा गया है बाबूलाल मरांडी को लेकर के। लेकिन इस बार क्या, इस बार तो बाबूलाल मरांडी भी चुनाव जीत कर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, चंपाई सोरेन भी चुनाव जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर,
सीपी सिंह 7वीं बार विधायक चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। नीरा यादव तीसरी बार लगातार चुनाव जीत के आई है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चौथी मर्तबा नवीन जायसवाल चुनाव जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। है तो आपके पास नेता, इसके बाद यह स्थिति क्यों बन रही है? तो ये सवाल है और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना है। और जनता जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहते हैं, कुछ लोगों ने तो हिम्मत जुटाई है कहने की। मैं साधुवाद करता हूं अयोध्यानाथ मिश्रा जी का। उन्होंने क्योंकि संसदीय परंपरा के जानकार हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ बातें लिखी है जो मैंने आपको बताया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन एक सवाल जो मैं कहना भूल गया था कि जब नंगे पांव जयराम महतो पहुंचे, जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब हम मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है। यहां पर हम जनता के रूप में, जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने आए हुए हैं। पहले तो हम जनता की आवाज को सदन के बाहर बुलंद करते रहते थे, लेकिन जनता ने मौका दिया है कि सदन के भीतर जाने का। अब सदन के अंदर आकर के हम उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। अब यहां यह देखना दिलचस्प होगा, जिस जयराम महतो ने सुदेश महतो को कहीं का नहीं छोड़ा इस चुनाव में आजसू पार्टी को, क्या जिन मुद्दों को लेकर के जयराम महतो आए हुए, क्योंकि वो अकेले हैं, अब उनको कितना समर्थन मिलता है उन मुद्दों का जिन मुद्दों के साथ वो लगातार जनता की आवाज बने हुए थे। क्योंकि युवाओं को उनसे बहुत आसरा है, क्योंकि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था चुनाव के पहले, वो सारे मुद्दे सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चाहे वो 1932 का खतियान का मामला हो, या फिर जेपीएससी जेएससीसी एग्जाम में आरक्षण नियोजन का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, या फिर अन्य जो मामले उन्होंने उठाए हैं, वो सारे सीधे तौर पर झारखंड की आम आवाम जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है। अब वो कितना आवाज बुलंद कर पाते हैं विधानसभा के भीतर अपने उन एजेंडे को लेकर के, जो एजेंडा लेकर के वो लगातार पिछले 2022 से राजनीति कर रहे हैं, उस एजेंडे पर वो कितनी मुहर लगवा पाते हैं विधानसभा में, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।